आज हम एक ऐसे टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस होगा। स्थापना पहले हो गई थी और कल से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो कल के दिन से शुरुआत हो गई थी। तो शुरुआत स्थापना 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हो गया और उसकी औपचारिक रूप से जो शुरुआत हुई 28 जनवरी 1950 को। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्या भारत बिना किसी न्यायिक व्यवस्था के कार्य नहीं कर सकता था? दूसरा चीज ये कि भारत में जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रेस है, इतने ज्यादा कल्चर्स हैं, वहां पर एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था जो संघ स्तर पर स्थापित है। तो हमें भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता इतनी ज्यादा आवश्यक क्यों है? और यदि सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो वर्तमान समय में क्या भारत का परिदृश्य इस तरह से होता? यदि आप देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को भारत बनाने में 21वीं सदी के भारत की परिकल्पना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना होता। आप आसानी से जो बोल पा रहे हैं, आप आसानी से जो चीजों का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जहां पर लोगों के नए नए अधिकार प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लोगों को जस्टिस मिल रहा है, ये तभी संभव है जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना तो उस समय एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कल्पना की गई और वो जुडिशरी ऐसा हो जो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत के संविधान ने अपने भाग 3 में लोगों को कुछ मूल अधिकार दिए और उन मूल अधिकारों को संरक्षण का दायित्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे दिया और यह कहा कि अगर किसी के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड, then you have a right to file a writ petition before a Supreme Court under Article 32 of the Constitution. तो आपके मूल अधिकार जो प्रोटेक्ट हैं वो प्रोटेक्ट किसकी वजह से है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक जुडिशरी की वजह से। अगर स्टेट के ऑर्गन के बेसिस में हम बात करें, डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे बात करें तो 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेटिव हैज द पावर टू मेक ए लॉ, executive has a power to implement the law and judiciary has a power to interpret the law. अगर डिवीजन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से देखें, लेकिन इंडिया में जुडिशरी सिर्फ अपने इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ नहीं है। इंडिया में जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ इंटरप्रिटेशन के एस्पेक्ट पर नहीं है, बल्कि वो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है। और यदि किसी भी प्रकार से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा लोगों के मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना दिवस या अपने उसकी शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले हर विद्यार्थी के मन में वो सुप्रीम कोर्ट के उन विषयों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं सदी के दौरान भारत को एक शक्ति बनाने में प्रयास किया, भारत की जो सामाजिक समरसता है, भारत का जो सामाजिक विन्यास है, उसको कितने आसानी से स्थापित करने का प्रयास किया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मुद्दा हो तो उसमें इंदिरा साहनी के जजमेंट में कैसे उन्होंने निर्णय दिया, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय से राजनीतिक रूप से आया पटाक्षेप किया, और चाहे अपने हितों को स्वयं संरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करते हुए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 21वीं सदी का भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर ही नहीं सकते थे जहां पर एक मजबूत न्यायपालिका ना होती, एक मजबूत सुप्रीम कोर्ट ना होता। और आज आप देखिए, आपके मूल अधिकारों में देखिए, नवजोत सिंह जौहर का केस, आपको होमोसेक्सुअलिटी के राइट को प्रदान किया गया, राइट टू प्राइवेसी बिकम फंडामेंटल राइट, केस पुट्टुस्वामी का जजमेंट आया, इतने बहुत सारे जजमेंट आए, लता सिंह का जजमेंट आया,
बहुत सारे डायनेमिक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए, साइंस जोसेफ का जजमेंट आया, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसने भारतीय सामाजिक संरचना और लोगों के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ये अगर हम इसकी आपको योगदान बताएं कि भारत को निर्माण करने में सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, तो हमको लगता है कि आपको बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं, चाहे 1950 से जब से सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद से शुरुआत की, केशवानंद भारती के आते आते बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट कर दिया, यहां तक यह कहने का प्रयास किया कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर है आपके पास, बस इसका मतलब नहीं है कि आप संविधान की मूल भावना को या संविधान की मूल संरचना को डिस्ट्रॉय कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में लिमिटेशन किया, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया, चाहे आप मिनर्वा मिल्स के जजमेंट में आइए, और जब एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रोच दिया, और फिर उसके बाद 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जजमेंट में उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को संविधान का मूल ढांचा डिक्लेयर किया, और चाहे 2016 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित किया, ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जहां पर वर्तमान भारत के निर्माण की परिकल्पना एक मजबूत सर्वोच्च न्यायालय के बिना नहीं की जा सकती थी। मैं आपको ये कहानी नहीं, ये इतिहास है, ये सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय हैं जो भारतीय सामाजिक संरचना, भारतीय राजनीतिक विकास, भारतीय प्रशासनिक संरचना, सबके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ी है। तो आज की इस सेक्शन में हम आपसे सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैसे है वर्तमान समय में, इससे संबंधित प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे, और हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया और कैसे सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और जब ये पॉइंट आपका क्लियर होगा तभी आपको सुप्रीम कोर्ट के महत्व के बारे में पता चलेगा। देखिए, यतो धर्म सतो जयता, यतो धर्मो सतः जय, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है, और इस आदर्श वाक्य को हिंदू महाकाव्य महाभारत, जिसे हम कहते हैं महाभारत, हिंदू महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख किया गया, और इसका मतलब है वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री, जहां पर धर्म होगा वहीं पर जीत होगी। जब कुरुक्षेत्र का मैदान में युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ इसलिए हूं क्योंकि आपके साथ धर्म है, और जहां धर्म होगा वहीं पर विजय। और सुप्रीम कोर्ट का यही एक आदर्श वाक्य है, और यदि हम हिंदू महाकाव्य महाभारत की बात करें तो ये शब्द हिंदू महाकाव्य महाभारत में 13 बार प्रयोग किया गया है, 13 बार किया गया है, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री, अर्थात जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। और सुप्रीम कोर्ट इसी के आदर्श वाक्य के अनुसार अपनी जो कार्यशैली है, अपने जो सिस्टम है, उसको वो कार्य कर रहा है। ओके, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका केम इंटू फोर्स हुआ, और सुप्रीम कोर्ट भी आपका 26 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत 28 जनवरी 1950 को हुई। और जब सुप्रीम कोर्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो इनिशियली जो फंक्शन कर रहा था ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में कर रहा था, और इसे 4 अगस्त 1958 को इसे वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का आपका स्ट्रक्चर है वहां पर, उसको जो बिल्डिंग है वहां पर इसे शिफ्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इंग्लिश में होगी। इसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश क्यों है। अगर इंग्लिश नहीं होता तो ऐसी स्थिति में भारत में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेट है जहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं, और भाषाओं को लेकर क्लैश था,
और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए हमें सर्वोच्च स्तर की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भाषा के रूप में कोई विवाद ना हो। अगर इन संस्थाओं के अस्तित्व पर भाषा को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता तो ऐसी स्थिति में समस्या हो सकती थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे इंग्लिश रखा और गवर्न बाई ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स है जो 2013 में बना। अब देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये सारी जो भी चीजें हैं ये आपके एक बेसिक वो है, द रजिस्ट्री एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आउटलाइन इन द हैंडबुक ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस ऑफ प्रोसीजर, स्टाफ गवर्न बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1961। ये थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताई गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का विकास हुआ कैसे। अब सुप्रीम कोर्ट का विकास पहली बार जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट के समय से भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ बंगाल में था, और बंगाल में जो एक ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन क्योंकि शुरुआत उसकी बंगाल में हुई और ब्रिटिश ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अपनी जो सत्ता थी वो भारत में स्थापित कर दी, और वारन जो हेस्टिंग था वो भारत में गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए। और जब उसी के समय से ब्रिटिश के द्वारा एक कानून पारित किया गया, उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो पहली बार जो स्टेब्लिश किया गया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता, तो वहीं से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो शब्द है या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का उद्भव वो हुआ। एलिजा हिप्पे पहले इसके चीफ जस्टिस थे जिन्होंने यहां पर कार्य किया। लेकिन बाद में यहां पर क्या हुआ कि स्टेब्लिश द मद्रास एंड बॉम्बे कोर्ट्स, किंग जॉर्ज सेकंड ने स्टेब्लिश किया। फिर इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 स्टेब्लिश हुआ, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एबोलिश कर दिया गया और वेरियस हाई कोर्ट क्रिएट किए गए, जो वर्तमान समय में आपको मद्रास में, बॉम्बे में, इलाहाबाद में जितने भी हाई कोर्ट हैं वो आपको मिलेंगे। अब जब 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, तो उसमें जो कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 135 जो आपका बात भी करता है कि इसी फेडरल कोर्ट के स्थान पर जब 26 जनवरी 1952 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स हुआ, तो ऐसी स्थिति में यही फेडरल कोर्ट नाउ जाने जाना लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स हुआ, और इसी के बाद से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हो गया। अगर हम इंडियन पूरी हिस्ट्री को देखें, अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम को देखें, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हायरार्की पर है। सुप्रीम कोर्ट हायरार्की पे है, फिर आपका हाई कोर्ट है, और फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है। 3 टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम इंडिया में पाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो पूरे इंडिया लेवल पर होगा। हाई कोर्ट क्या होगा, स्टेट बेसिस पे होगा, और जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट में हो, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ये हायरार्की, जुडिशियल हायरार्की सिस्टम है। तो इफ एनी जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करता है, is binding the all the court within the territory of India, then this is under article 141. Under article 141 के तहत if Supreme Court has passed any order, it is binding all the court within the territory of India. यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश को मानने के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर जितने भी न्यायालय हैं सब बाध्यकारी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानने के लिए हाई कोर्ट के जजमेंट और उनके जजमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों क्या है, दोनों क्या है, बाउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से सर्वोच्च, इसे कहते हैं सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, और अंडर आर्टिकल 141 इसकी सुपीरियरिटी को क्लियर भी करता है। All the judgment passed by the Supreme Court of India shall be binding all the courts within the territory of India. Within the territory of India means
अदर स्टेट, चाहे यूनियन हो और यूनियन टेरिटरी हो या कोई अदर टेरिटरी हो जिसे एक्वायर्ड किया गया हो, वो विद इन द टेरिटरी के टर्म के अंतर्गत आपके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हायरार्की में सबसे ऊपर है और ये इंडिया लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर है और उसके जजमेंट मानने के लिए सभी क्या है, बाउंड है। तो मैंने आपको बताया कि 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट पहली बार स्टेब्लिश हुआ और यहीं से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिन हुई और जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा कहा। फिर मैंने कहा कि 1861 में सुप्रीम कोर्ट को एबोलिश कर दिया और बहुत सारे वेरियस हाई कोर्ट स्टेट में क्रिएट किए गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फेडरल कोर्ट बना और उस फेडरल कोर्ट के स्थान पर जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल पर बना, यदि कोई भी जजमेंट देगा तो भारत में जितने भी कोर्ट हैं सब मानने के लिए बाउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, हायरार्की में सबसे ऊपर का कोर्ट हो गया, अर्थात इसके द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए चाहे हाई कोर्ट हो या सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, सब बाउंड है। ये सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट। ओके, अगला देखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 124 टू 147 जो आपका पार्ट 5 का चैप्टर 4 है, यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान मिल जाएंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनके रिलेटेड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स क्या है, इस सारी चीजों के बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ का वर्णन आपको आर्टिकल 124 टू 147 में मिलेगा। अब ये जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जो अंडर आर्टिकल 131 में है। अपीलेट जो जुरिडिक्शन है वो डिफरेंट पार्ट में है, वो डिफरेंट पार्ट में मतलब 132 में, 133, 134, 136 एंड में है, और एक आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है जो अंडर सेक्शन 143 में है, जहां पर वो प्रेसिडेंट से एडवाइस लेता है, जहां प्रेसिडेंट उसे एडवाइस लेता है अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स है। तो अंडर आर्टिकल 124 टू 147 जो आपको सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर और पावर एंड फंक्शंस के बारे में डिफाइन करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अगर जुडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जो जुडिक्शन है वो 3 टाइप्स का है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन, सेकंड सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुडिक्शन, थर्ड एडवाइजरी जुडिक्शन। और एक जुडिक्शन और होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का वो भी जुडिक्शन होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी चल सकता है। तो ये थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जब बना और प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इसके बारे में थोड़ी चीजें आपको जाननी होंगी। सुप्रीम कोर्ट जब पहली बार बना तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जो जजेस की संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी? 8 जजेस थे, जिसमें से चीफ जस्टिस और 7 अदर जज थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2009 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जो जजेस थे उनको कर दिया। तो टोटल जो जजेस की संख्या हो गई वो 34, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है। इसका जो ऑफिशियली जो साइट है वो दिल्ली में है। चीफ जस्टिस किसी अदर प्लेस पर बैठा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल की भी आवश्यकता होती है, जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इनिशियली ऑल जज जो थे वो फुल बेंच में ही करते थे। कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता था तो ऑल जो जितने भी जज थे वो फुल बेंच उसकी सुनवाई करते थे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है केस के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि मामलों का डिवीजन कैसे होगा। डिवीजन बेंच 2 और 3 जजेस, लार्जर बेंच जो 5 और मोर जजेस होता है। 5 जजेस होने चाहिए इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होता है। अगर किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है तो इसके लिए मिनिमम 5 जजेस की एक
जज की बैठती है और उस मैटर को डिसाइड करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये बहुत बड़ा मुद्दा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात की गई तो वहां पर सिर्फ ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो है, जो अपॉइंटमेंट है, वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और प्रेसिडेंट ये नियुक्ति कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेगा। तो जो पावर था इनिशियली वो प्रेसिडेंट के पास था और वी आर एडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमने एक संसदीय व्यवस्था अपनाई और संसदीय व्यवस्था के तहत प्रेसिडेंट जो भी कार्य करेगा वो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से करेगा। तो बेसिकली जो पावर था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का वो सुप्रीम कोर्ट का वो था प्रेसिडेंट के पास अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। और इनिशियली इस बात को लेकर कभी कोई डिस्प्यूट हुआ भी नहीं, कभी कोई डिस्प्यूट हुआ भी नहीं और ये डिस्प्यूट शुरुआत हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बात करें तो ड्यूरिंग यहां पर 2 टाइप ऑफ जजेस की बात की गई, यहां पर 2 है। मैंने कहा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एक आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले उठा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी, परंपरा ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में वही व्यक्ति अपॉइंट होगा जो सीनियर होगा, जो इन जजेस में सबसे सीनियर व्यक्ति होगा वही व्यक्ति क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया और इंदिरा गांधी उससे बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई और एक तरह से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को चुनौती दी है, पार्लियामेंट के बनाए गए कानूनों को वो इनवैलिड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जूनियर जो जज था उस सीनियर जजों के ऊपर वरीयता दे दी और एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। जब ऐसा किया गया तब ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। जो सीनियर जजेस थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और तब से यही मुद्दा उठने लगा कि क्या प्रेसिडेंट के पास सोल मेकिंग पावर है और क्या अगर कोई कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हो रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड है या नहीं बाउंड है। ये एक मुद्दा बन गया और ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसका निर्णय बहुत आसानी से नहीं हो सका क्योंकि उस समय पार्लियामेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया निर्णय नहीं ले सकता था और इसीलिए फर्स्ट जजेस केस आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस में सवाल मुख्य यही था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन। जो परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है उस परामर्श शब्द का मतलब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब होता है, कंसल्टेशन का सामने सा मतलब होता है कि एक दूसरे से परामर्श करना और पूरी तरह से परामर्श करना, लेकिन परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता, कंकरेंस नहीं होता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन को मानने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं। बहुत क्लियर कट कहा, किसी भी प्रकार से बाउंड नहीं। जब किसी भी प्रकार से बाउंड नहीं, इट मींस एग्जीक्यूटिव हैव अ पावर टू डिसाइड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर किसके पास आ गया, एग्जीक्यूटिव के पास। इट मींस डिवीजन ऑफ पावर में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था वो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा था और वो पावर किसके पास चला गया, वो पावर चला गया सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव के पास। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने वहां बहुत लिबरल अप्रोच अपनाया और एक कहा कि उसके एडवाइस से को मानने के लिए प्रेसिडेंट किसी भी रूप में बाउंड
नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में दिया। लेकिन इंडिया में इतनी चीज आसानी से इतने आसान जजमेंट हो जाए, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया, और जिसे हम सेकंड जजेस केस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया और टेक अ न्यू डायमेंशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकम अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तभी प्रोटेक्ट हो सकता था जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्लियर हो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अलग निर्णय दे दिया, और उन्होंने कहा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। सीधा सा सीधा कह दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में उन्होंने क्लियर किया कि अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। और यहां पर कहा कि यहां पर जो कंसल्टेशन है, ये कंसल्टेशन नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट कंसल्टेशन टू अदर जजेस। तो 3 जज हो गए। अब 3 जजों के कंसल्टेशन से जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मानने के लिए बाउंड होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन को ही चेंज कर दी और एक ऐसा चेंज लाया कि जो एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंस था वो कहीं कम हो गया। अब यहां पर जुडिशरी ने सारा पावर अपने पास ले लिया और ये कहा कि हम बताएंगे कि आप किसको अपॉइंट करेंगे, आप किसको नहीं करेंगे, और जो भी हम आपको रिकमेंडेशन देंगे वो रिकमेंडेशन आप हमारा मानेंगे। और ये रिकमेंडेशन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं होगा, ये रिकमेंडेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 अदर जजेस भी होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डायमेंशन दिए और एक तरह से एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ जजमेंट आया, तो मैंने कहा कि सबसे पहला वर्ड आया कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन के बाद एक नया वर्ड आ गया कंकरेंस, अर्थात अब राष्ट्रपति और उनको दोनों को सहमति होनी चाहिए। फिर अभी तक कोलेजियम का सिस्टम नहीं आया था, फिर कोलेजियम के सिस्टम की बात हुई और कोलेजियम सिस्टम ये आया आपका, जो आया वो 3rd जजेस केस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कि जब एडवाइजरी जुडिक्शन लिया गया, अब यहीं से कोलेजियम सिस्टम आपका आ गया और जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कोलेजियम के द्वारा की जाएगी। कोलेजियम में जिसमें चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर जज होते हैं। अब वो जिसका भी रिकमेंडेशन करेंगे ऑन द विच बेसिस द सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस अपॉइंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा डायमेंशन चेंज किया, कितने बड़े डायमेंशन को वो लेकर आए, इसका आपको अनुमान नहीं। यहां पर उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम होगा। कोलेजियम अब आया कंसल्टेशन, कंकरेंस एंड कोलेजियम। अब यहीं से एक व्यवस्था स्थापित हो गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक संस्था स्टेब्लिश हो गई जिसे हमने कहा कोलेजियम सिस्टम। और यहीं से कोलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन से जो प्रेजेंट टाइम तक है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है। पार्लियामेंट ने इसके समाप्त करने के लिए, सिस्टम को समाप्त करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई और उसको कॉन्स्टिट्यूशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से चेंज भी किया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसे फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता को अगर आप किसी भी प्रकार से वो डिस्ट्रॉय करेंगे, हम ऐसे बनाए गए सारे नियमों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता अर्थात इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
मैंने आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वायत्तता को कैसे प्रकट किया। मैंने कहा 21वीं सदी का भारत वो भारत नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट दिया, राइट टू लाइफ, गिव अ वाइडर एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को बल्कि लोगों के भी फंडामेंटल राइट को भी बहुत आसानी से प्रोटेक्ट किया। और 21वीं सदी का भारत की कल्पना हम बिना सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकते थे। हमें एक स्ट्रांग जुडिशरी चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं ने हमें दी। तो हमने आपसे बताया कि कैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में नॉट बाउंडेड यहां पर बाउंड किया, कैसे कोलेजियम सिस्टम आया और कैसे कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और ऑन द विच बेसिस द सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव नो पावर टू डिस्ट्रॉय इट। अगर आप इसको कहीं पर डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसे प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पर अपॉइंटमेंट जजेस को जो कंट्रोल जो एग्जीक्यूटिव के पास था वो सारा पावर उन्होंने अपने पास ले लिया। इसी के बारे में आपको यहां पर बताया जा रहा है जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट और मेड ऑफ द कंसल्टेशन विद द जुडिशरी मेंबर डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट, फॉर्मल अपॉइंटमेंट इज द प्रेसिडेंशियल वारंट अंडर हैंड द सील। ये जजेस के केस में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड जजेस केस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड केस 99 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जहां पर कोलेजियम सिस्टम आपका एस्टेब्लिश हो गया, और फोर्थ जो जजेस केस था वो 2015 और 16 में जो सुप्रीम कोर्ट था जहां पर उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल किया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखिए कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियम सिस्टम में मैंने बताया कि सीनियर मोस्ट जजेस हैं और वहीं के मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोलेजियम हैंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड 4 सीनियर जज जो है उनको मिलकर होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट कोलेजियम के माध्यम से होगा और प्रेजेंट टाइम में इसी कोलेजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। और इस कोलेजियम को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोलेजियम सिस्टम होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने अपने अपॉइंटमेंट की शक्ति आपको दे दी तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एट द प्रेजेंट टाइम कि हम इंडिपेंडेंस से रह पाए। इसलिए हम अपनी शक्ति आपको नहीं दे सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अगर पावर ऑफ प्रेसिडेंट को दिया होता तो वहां पर कंसल्टेशन का कोई महत्व नहीं होता। कंसल्टेशन का ही उन्होंने डिफिनीशन किया, इंटरप्रिटेशन किया और ये कहा कंसल्टेशन मीन बिकम अ कंकरेंस एंड कंकरेंस बिकम अ कोलेजियम। मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट जो जजेस में 3 डेवलपमेंट हुआ। पहला क्या हुआ? कंसल्टेशन, कंसल्टेशन बिकम अ कंकरेंस, कंकरेंस बिकम अ कोलेजियम। अब जब कोलेजियम आपका बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोलेजियम सिस्टम आवश्यक है और इसके द्वारा यदि कोई भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके रिकमेंडेशन को मानने के लिए वो है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल की बात करें तो रिमूवल का भी प्रोसेस बहुत कठिन है। मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर होना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत ही कठिन प्रक्रिया। ठीक, जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक इश्यू रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत हायरार्की में रहा है। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो पहला तो ओरिजिनल जुडिक्शन उसका आर्टिकल 131, जहां पर यदि कोई एक वन स्टेट टू अदर स्टेट या सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो वो डायरेक्ट फाइल पिटीशन बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है। अंडर आर्टिकल 32 मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
सुप्रीम कोर्ट है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट. If your right has been violated by the state, then individual has a right to file a writ petition before under Article 32 of the Indian Constitution. तो आपके पास राइट है अंडर आर्टिकल 32 यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन. और आपने यहां पर क्या कर दिया, रिट पिटीशन फाइल कर दिया. फिर आपका अपीलेट जुडिक्शन. तो मैंने कहा कि जितने भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं 132, जितने भी प्रकार के सिविल मैटर्स हैं 133, जितने भी प्रकार के क्रिमिनल मैटर हैं 134 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट जुडिक्शन है. इसके अलावा 136 के तहत भी आप स्पेशल रिट पिटीशन के माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय में क्या करते हैं, एसएलपी के माध्यम से भी रिट दायर कर सकते हैं. अर्थात अपीलेट जुडिक्शन में यू हैव अ फाइल अ पिटीशन अंडर 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एडवाइजरी जो जुडिक्शन है वहां पर प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है अगर कोई लीगल मैटर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस देने की आवश्यकता है. तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जहां पर प्रेसिडेंट ने दिल्ली लॉज एक्ट था, यहाँ पे पहली बार उन्होंने एडवाइजरी जुडिक्शन माना. बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एडवाइजरी जुडिक्शन का प्रयोग किया. ओरिजिनल जुडिक्शन मैंने आपसे बताया, सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन कवर डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट और अमंग अदर स्टेट. Jurisdiction applies to dispute involving legal rights, questions whether factual or legal. Article 32 of the Constitution of Supreme Court extensive original jurisdiction for the enforcement of the fundamental right, empowered to issue a writ such as the habeas corpus, mandamus, provision, qui warranto, certiorari. तो इस तरह के रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं. जो 5 प्रकार के रिट है वो रिट जो आपको 5 नेचर को प्रोटेक्ट करती है, जिसके बारे में हैबियस कॉर्पस अगर इलीगल डिटेंशन है, मैंडमस है तो कोई पब्लिक अथॉरिटी है कोई फंक्शन नहीं कर रही है उसको इन्फोर्स करने के लिए प्रोविजन है, अगर कोई अपरेंट फेस ऑन द रिकॉर्ड कोई गलती होती तो उसको प्रोविट करने के लिए क्वी वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी को कोई ऐसा व्यक्ति पद पर है जो व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो इशू अ क्यू वारंट आओ सेसुरारी को सर्टिफाई करने के लिए कि जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया वो राइट है या नहीं. तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के रिट जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. अगर आपके फंडामेंटल राइट ही प्रोटेक्ट नहीं होते तो आप जो क्रिटिकल एनालिसिस हर चीजों का करते हैं, राइट टू इक्वलिटी का क्लेम करते हैं, राइट टू लाइफ विद फंडामेंट पर्सन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं कि हमें फ्री एयर चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं हूं ना, मैं आपको दिलाऊंगा फ्री एयर. कहता है ना सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू फेयर बिकम फंडामेंटल राइट. अब आप सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो आप कमिए कि 21वीं सदी का क्या ये भारत होता. एक अपने माइंड में सोचिएगा. और अगर एक लॉ के बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हैं तो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को आप जानिए, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंस को जानिए, और तभी उसके महत्व और इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं जब आप सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को आसानी से जानते हैं. अब कोर्ट ऑफ अपील है, मैंने आपसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का अपील होता है, अपील इन सिविल मैटर, अपील इन क्रिमिनल मैटर एंड अपील बाई स्पेशली पिटीशन. प्रेसिडेंट क्या करता है, ओपिनियन ले सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस which has arisen or which is likely to arise, on any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, cabinet engagement, other similar instrument. तो ये उसके एडवाइजरी जुडिक्शन है. अब अदर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो बहुत सारे हैं. मैंने आपसे कहा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. तो अब जुडिशियल रिव्यू देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग तो आर्टिकल 13 में नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर, अर्थात वहां पर एक पावर इंपोज की गई है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ऐसा बनाता है जो लोगों के मूल अधिकार अर्थात पार्ट 3 का वायलेशन करता है, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर सच लॉ इज वाइड. तो यहां पर इसी को हमने जुडिशियल रिव्यू कर दिया. हमने कहा पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक ए लॉ. इफ यू ऑर्गन ऑफ द स्टेट में जाए तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक ए लॉ. लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट के पावर को लिमिटेड किया है आर्टिकल 13. कैसे लिमिटेड किया? उसने कहा पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक ए लॉ, नो डाउट एट ऑल,
बट पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया. पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक ए लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट. एंड फंडामेंटल राइट विच इज प्रोवाइडेड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में आपने कोई ऐसा लॉ बनाया तो सच लॉ शैल बी डिक्लेयर टू बी वाइड. सच लॉ शैल बी डिक्लेयर टू बी वाइड. Under Article 142, for the purpose of complete justice, the Supreme Court under Article 142 का प्रयोग करता है. कंप्लीट जस्टिस का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार किया, जहां पर यदि एग्जीक्यूटिव ने अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं किया तब ऐसे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए अंडर आर्टिकल 142 के तहत एग्जीक्यूटिव एक्शन करने लगती है. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकपाल की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रही थी, डिफरेंस ओपिनियन हो रहा था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड उसमें, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का प्रयोग किया और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड किया. तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का प्रयास किया है. अब ये तो आपको नॉर्मली से मैटर है, चाहे आप सीपीसी में जाएंगे चाहे आप सीआरपीसी में जाएंगे, हर जगह सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि ट्रांसफर अ सिविल और क्रिमिनल केस बिटवीन स्टेट हाई कोर्ट फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, हैंडल द इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. द सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, कैन कंसीडर द फाइनल जजमेंट. जुडिशियल रिव्यू का भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है. सारे पावर हैं. क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी फॉर टारगेटेड सोशल असिस्टेंस. तो बहुत सारे कार्य जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम किए जाते हैं, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई. ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डायमेंशन हैं, तो 21वीं सदी का भारत, वर्तमान वो भारत नहीं होता अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ना होता, एक स्ट्रॉन्ग न्यायपालिका ना होती. और सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशनल में एक ऐसा पावर दिया गया जिसके तहत वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, और यहां तक पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट को भी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है. और प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट का इतना ज्यादा पावर बढ़ गया है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पॉलिटिकल इश्यूज का भी डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रहा है. जब तक किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कह दे रहा है, तब तक ना वो लॉ सही हो रहा है ना कोई वो नियम. तो हर चीज सुप्रीम कोर्ट के पैमाने पर क्या हो रही है, एग्जामिन हो रही है. तो मैंने बताया कि 21वीं सदी का भारत, जो वर्तमान समय का भारत है, आपके बिना सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना के संभव नहीं है. तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पावर दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने उस पावर का प्रयोग करते हुए लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्रोटेक्ट करता है. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.